आफ्टरनून एवरीवन। आईपीसी की लास्ट क्लास में हमने एक्टस ट्रियस और एक दो मैगजीन्स देखे थे और हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि वॉलंटरी की डेफिनेशन, वॉलंटरी और एक्टस ट्रियस कैसे रिलेटेड हैं और वॉलंटरी की डेफिनेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में एक मैगजीन भी किया था, एक्टस में इनविटो फैक्टस नॉन एस्ट मेंस एक्टस। ठीक है, जो जिसका मीनिंग यही है कि एक्टस ट्रियस जो है वो वॉलंटरी होना चाहिए। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो मैगजीन है ये आपका प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और इंटरव्यू के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो इस पर इम्पॉर्टेंट मार्क कर लो। ठीक है, अब यहीं से हम कंटिन्यू करते हैं और फिर हम वॉलंटरी की डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो हमने जो लास्ट लेक्चर में मैगजीन किया था, एक्टस में इनविटो फैक्टस नॉन एस्ट मेंस एक्टस, इसकी हेडिंग डालकर इसके आगे अपना लेक्चर आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, अब ये जो मैगजीन है ये क्या कहता है कि एन एक्ट डन बाय मी अगेंस्ट माय विल नॉट बी माय एक्ट, कि अगर मैंने कुछ एक्ट किया है जो मेरी विल के अगेंस्ट है वो मेरा एक्ट माना ही नहीं जाएगा। ठीक है, अब मेरे एक्ट को पनिशेबल बनाने के लिए उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मेरी उसमें इंटेंशन हो, मैंने वो जो एक्ट है वो वॉलंटरी किया हो। अब सेक्शन 39 अगर आप देखो, अपने बेयर एक्ट्स पर आ जाओ और सेक्शन 39 में आपको वॉलंटरी की डेफिनेशन मिलेगी। तो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ पर्सन इज सेट टू कॉज एन इफेक्ट वॉलंटरली व्हेन ही कॉजेज इट बाय मीन्स, इसमें पार्ट ए डाल लो, वेयर बाय ही इंटेंडेड टू कॉज इट। तो यहाँ पर क्या वर्ड इंपॉर्टेंट है? इंटेंडेड टू कॉज इट, इसमें अंडरलाइन करके इसको पार्ट ए डाल लो। नेक्स्ट है और बाय मीन्स विच एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉइंग दोज मीन्स ही न्यू, इसको पार्ट बी डाल लो और न्यू को अंडरलाइन कर लो और इसके नीचे आप लिख लो नॉलेज। और ही हैड रीजन टू बिलीव टू बी लाइकली टू कॉज इट, इसको पार्ट सी डालो, हैड रीजन टू बिलीव को अंडरलाइन कर लो। ठीक है, तो वॉलंटरी के हमें तीन एस्पेक्ट्स मिलते हैं, तीन लेयर्स हैं वॉलंटरी की। ए पार्ट है वेयर बाय ही इंटेंडेड टू कॉज इट, तो फर्स्ट पार्ट हो गई इंटेंशन। सेकेंड पार्ट और बाय मीन्स विच एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉइंग दोज मीन्स ही न्यू, तो सेकेंड पार्ट हो गई नॉलेज। और थर्ड पार्ट हो गया और हैड रीजन टू बिलीव। तो ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? वॉलंटरली। अब आईपीसी में जहां जहां वर्ड वॉलंटरली आएगा आपको ये तीनों वर्ड्स जो हैं वो ध्यान में रखने हैं और इनको अभी से याद कर लो और इनका क्या इफेक्ट पड़ेगा आपकी प्रोविजन पर, आपके एक्ट पर, आपकी पनिशमेंट पर, वो सारी चीजें भी हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से सुनना। ठीक है, अब ये जो इंटेंशन है, नॉलेज है, रीजन टू बिलीव है, ये तीनों चीजें आईपीसी में साइनोनिमस है। ठीक है, तो और ये तीनों आप मान सकते हो कि वॉलंटरी की तीन लेयर्स हैं। अगर आप इसकी इलस्ट्रेशन देखो बेयर एक्ट में ही, ए सेट्स फायर बाय नाइट टू एन इनहैबिटेड हाउस इन अ लार्ज टाउन फॉर द पर्पस ऑफ फैसिलिटेटिंग द रॉबरी and thus causes the death of a person. Here, A may not have intended to cause death and may even be sorry that death has been caused by his act, yet he knew that he was likely to cause death, he has caused death voluntarily. तो यहाँ पर वर्ड्स क्या इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? इफ ही न्यू दैट ही वॉज लाइकली टू कॉज डेथ, तो लाइकली टू कॉज डेथ उसे पता था, उसे नॉलेज थी कि वो डेथ कॉज करने जा रहा है। ए ने आग लगा दी है रात को एक लार्ज टाउन में, जहां पर एक घर को, जो आबाद घर था जिसमें कोई रह रहा था, किस लिए? ताकि वो एक रॉबरी कॉज कर सके। और उस आग लगने से क्या हुआ? जो उस घर में रह रहा था उस पर्सन की डेथ हो गई। ठीक है,
अब ए की चाहे इंटेंशन नहीं थी कि वो किसी की डेथ कॉज करे, किसी को जिंदा जला दे, उसके घर को आग लगा के, और हो सकता है कि ए बहुत सॉरी भी फील कर रहा हो कि मेरी वजह से किसी की डेथ हो गई, ठीक है। लेकिन अगर उसे पता था कि उसके इस एक्ट से ये प्रोबेबिलिटी बनती है कि किसी की डेथ हो सकती है, तो हम ये मानेंगे कि उसने जो डेथ है वो वॉलंटरली ही कॉज की है, ठीक है। सो ये एक इलस्ट्रेशन हो गई। और आईपीसी के जो भी आपको क्वेश्चंस आएंगे, इलस्ट्रेशंस ध्यान से पढ़ना, आपको इलस्ट्रेशन से ही प्रोपोजिशन डालकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, और इंटरव्यू में भी आपसे इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आईपीसी की इलस्ट्रेशंस जो है वो इंपॉर्टेंट है। एक और इलस्ट्रेशन हम कर लेते हैं डिस्कस। ए और बी है, इन दोनों के बीच में एक आर्ग्यूमेंट होता है, ठीक है। अब एक पेन पड़ा है, एक डस्टर पड़ा है, और बहुत सारी चीजें पड़ी हैं, और एक प्लास्टिक की नाइफ पड़ी है, ठीक है, जिससे कोई भी नुकसान नहीं हो सकता। तो वो जो प्लास्टिक की नाइफ है उससे ए बी को स्टैब करने की कोशिश करता है, ठीक है, मारने की कोशिश करता है। अब उसमें इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो ए की कोई भी डिजायर नहीं थी कॉन्सिक्वेंसेस की। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, डिजायर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। क्या कॉन्सिक्वेंसेस कि बी को कोई नुकसान हो। ए नहीं चाहता था कि बी को कोई नुकसान हो, इसीलिए उसने किसी ऐसी चीज से उसे मारा जिससे कि बी को कोई नुकसान ना हो, ठीक है। बट देन अब वो ए जो था वो उसे किसी ऐसी चीज से भी मार सकता था जो जिससे कि बी को नुकसान होता, ठीक है। बट ए को यहाँ क्या था, एक तो उसे डिजायर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस नहीं थी, वो नहीं चाहता था कि बी को कोई नुकसान पहुंचे, और दूसरा ये भी टर्म इंपॉर्टेंट है, फोर्सिएबिलिटी ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। ना तो उसकी कोई ऐसी इंटेंशन थी, डिजायर थी कि बी को कोई नुकसान हो, और दूसरा उसे फोर्सिबिलिटी ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस थी, उसे पता था कि अगर वो कुछ करेगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, बी मर जाएगा, उसे आगे जेल हो जाएगी, मर्डर का केस पड़ जाएगा उस पर, ये सारी चीजें, ठीक है। तो उसे फोर्सिबिलिटी ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस भी थी। अब जहां पर ये फोर्सिबिलिटी ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस हो पर डिजायर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस ना हो, उसे हम कहते हैं नॉलेज, ठीक है। जहां ए को पता है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ए बी को अगर प्लास्टिक की नाइफ से मार रहा है, उसे पता है कि बी को कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। बट ए अगर बी को असली नाइफ से मार रहा है तो उसे पता है कि बी जो है वो मर जाएगा, ठीक है। तो फोर्सिबिलिटी ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पर है। अब ए की डिजायर है उन कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर या नहीं है, ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो अगर किसी के पास फोर्सिबिलिटी ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस है बट डिजायर नहीं है, इसका मतलब उसके पास नॉलेज है कि उसके एक्ट से क्या हो सकता है, ठीक है। सो नॉलेज क्या है, वेयर फोर्सिबिलिटी ऑफ कॉन्सिक्वेंस, ये लिख लो व्हाट इज नॉलेज, वेयर फोर्सिबिलिटी ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस इज देयर बट नो डिजायर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। तो वॉलेंट्री में हमारी नॉलेज क्या है, जहां पर हमारे पास फोर्सिबिलिटी है लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस की हमारे पास डिजायर नहीं है। हम जानते हैं कि क्या हो सकता है लेकिन हम नहीं चाहते कि वो हो, ठीक है। तो अब ये जो फोर्सिबिलिटी है, जब फोर्सिबिलिटी भी हो जाए, हमें पता है कि हमारे एक्ट से क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और हमारी डिजायर भी है कि वो कॉन्सिक्वेंसेस हों, तो ये क्या बन जाएगा, इंटेंशन, ठीक है। तो हमें नॉलेज पता चल गया कि हमारे पास फोर्सिबिलिटी है लेकिन डिजायर नहीं है, तो वो नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास फोर्सिबिलिटी भी है और डिजायर भी है तो वो इंटेंशन हो जाएगा। ये सारी टर्म्स के मीनिंग आपको पता होने चाहिए। तो इंटेंशन भी आप लिख सकते हो, इंटेंशन इज इक्वल टू फोर्सिबिलिटी ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस प्लस डिजायर टू अचीव दोज कॉन्सिक्वेंसेस, कि हमें पता है कि क्या हो सकता है और हम चाहते हैं कि वो हो, तो वो हमारी इंटेंशन बना देता है, ठीक है। इसीलिए अब हम 3 चीजें और डिस्कस करेंगे।
जब हम इंटेंशन की बात करते हैं तो यहां पर स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोबेबिलिटी होती है एक्ट होने की, ठीक है। हम जानते थे कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, हम देख सकते थे कि आगे बी की डेथ कॉज हो सकती है अगर असली नाइफ से मार रहा है तो, ठीक है। और हम चाहते थे कि बी की डेथ कॉज हो, तो फोर्सिबिलिटी भी थी, डिजायर भी थी, दोनों थी, तो उसने इंटेंशन बनाई, ठीक है। अब हम जानते हैं कि नाइफ से, असली नाइफ से मारेंगे बी की डेथ हो जाएगी, और हम ये चाहते भी हैं कि बी की डेथ हो जाए, तो यहाँ पर ये स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोबेबिलिटी बना देता है कि बी की डेथ होगी ही होगी, ठीक है। इसी तरीके से ये जो नॉलेज है, जहां पर हमारी फोर्सिबिलिटी थी लेकिन हमारी डिजायर नहीं थी, हम जानते थे कि बी की डेथ कॉज हो सकती है, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि बी की डेथ कॉज हो, तो हमने थोड़ा हल्के से उसे मारा, ठीक है। तो यहां पर सिर्फ स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी बनती है। जहां हमारी डिजायर नहीं थी कि बी मर जाए, तो हमने उसकी बाजू पे मार दिया, ठीक है, या फिर उसके पैर पे मार दिया। अगर हम गन से मार रहे हैं तो गोली उसके हाथ या पैर पर मारी बजाय उसकी बॉडी के, ठीक है, इस तरीके से। और बी के फिर यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है मरने की, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है, वो मर भी सकता है, नहीं भी मर सकता, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोबेबिलिटी नहीं है क्योंकि हमने उसके किसी वाइटल ऑर्गन पर नहीं मारा है, ठीक है। इसी तरीके से रीजन टू बिलीव है, यहां पर बहुत कम प्रोबेबिलिटी है। अब हम इनके एग्जांपल्स देखेंगे। कि कैसे ये एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। तो नॉलेज में हमने देखा कि इंटेंशन हम डिस्कस कर चुके हैं, एग्जांपल भी हमने डिस्कस कर ली। नॉलेज में देखो स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी होती है, तो जहां पर नॉलेज है वहां पर हम मीन्स में चॉइस कर सकते हैं कि हम कितना हद तक का कॉन्सिक्वेंस जो है वो चाहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं किसी पर्सन को किसी स्ट्रॉन्ग एज्ड वेपन से अटैक करती हूँ, ठीक है, और वो अटैक उसकी नेक पर मैं करती हूँ, तो वहां पर क्या है, मेरे पास नॉलेज है, फोर्सेबिलिटी है और डिजायर भी है। मैं जानती हूँ कि मेरे वहां पर नेक पर अटैक करने से और स्ट्रॉन्ग एज्ड वेपन से अटैक करने से वो उसकी सीधा सीधा डेथ ही होगी, ठीक है। अब मैं चाहती भी हूँ कि उसकी डेथ हो, डिजायर भी है, फोर्सेबिलिटी भी है कि मुझे पता है कि नेक पर मारूंगी तो वो मरेगा ही, ठीक है, और नॉलेज भी है कि मैं क्या करने जा रही हूँ, ठीक है। मैं एक स्ट्रॉन्ग एज्ड वेपन से मार रही हूँ, तो मुझे पता है कि उससे ज्यादा नुकसान ही होगा। तो अब जब ये तीनों है, नॉलेज है, फोर्सेबिलिटी है, डिजायर है, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि सामने वाले की डेथ ही होगी। अब इसी तरीके से अगर मैं उसी वेपन की बैक साइड से मारती हूँ, ठीक है, तो वो उतना स्ट्रॉन्ग एज्ड वेपन नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं उसकी बैक साइड से मारती हूँ तो वहां पर, और वो सिर्फ एक ही बार मारती हूँ, ठीक है, तो उसके स्कल में छोटा सा क्रैक आ जाता है, 30 दिन के बाद वो मर जाता है, ठीक है। तो इससे हम कह सकते हैं कि मेरी कोई डिजायर नहीं थी मर्डर करने की। मेरी अगर डिजायर होती तो मैं उसे तीखे वेपन से भी, तीखी वाली साइड से भी मार सकती थी, लेकिन मैंने तीखी वाली साइड से नहीं मारे क्योंकि मेरी डिजायर नहीं थी कि उसकी डेथ कॉज हो जाए, ठीक है। इस तरीके से हम देखेंगे अपने केसेस में भी, और जब हम जजमेंट्स भी पास करेंगे, जब हम फैक्ट्स भी देखेंगे हर एक केस के, तब हम ये छोटी छोटी चीजें जो हैं उनको ध्यान में रखेंगे कि क्या डिजायर थी सामने वाले पर्सन की, एक्यूज्ड की, और कितनी डिजायर थी, ठीक है। तो इस तरीके से जो नॉलेज है वो भी दो तरीके से काम करती है। एक, मेरी नॉलेज, जहां पर मैं अपनी नॉलेज को इस तरीके से यूज कर रही हूँ कि सामने वाले को मैक्सिमम नुकसान हो, और एक मैं अपनी नॉलेज को इस तरीके से यूज कर रही हूँ कि सामने वाले को उतना नुकसान ना हो। तो वहां पर एक तरफ मेरी डिजायर भी है, फोर्सिबिलिटी भी है और नॉलेज भी है, एक तरफ मेरी फोर्सिबिलिटी और नॉलेज है सिर्फ, ठीक है, डिजायर नहीं है। इसके बाद रीजन टू बिलीव है। अब देखो रीजन टू बिलीव की एग्जाम्पल, ए आता है बी के पास, ठीक है, ए कम्स टू बी, और वो लेट आवर में आता है बी के पास, और बी को कहता है कि ये रोलेक्स वॉच है और इसकी वर्थ है 2-3 लाख रुपए की। पहली चीज कि वो लेट आवर पर आया है, ठीक है,
रात को। और दूसरी चीज, रोलेक्स की वॉच लेकर आया है, ठीक है, बहुत महंगी घड़ी है, ठीक है। और वो से कहता है कि मैं तुम्हें ये इतनी महंगी घड़ी सिर्फ सपोज 5,000 में बेच रहा हूं, ठीक है। और बी जो है वो ये घड़ी खरीद भी लेता है, बी बाइज दिस वॉच। अब पुलिस आती है बी के पास और बी को कहती है कि तुम रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी हो, अंडर सेक्शन 411 उसे ट्राई करती है, ठीक है। अब बी कहता है कि मुझे तो पता नहीं था कि ये चोरी की घड़ी है। ए मेरे पास आया और वो कहता है कि मैं तुम्हें इतने में ये घड़ी बेचने के लिए तैयार हूँ, तुम ले लो। मैंने ले ली। पुलिस ये कहेगी कि तुम्हारे पास ए इतने लेट आवर में आ रहा है और तुम्हें इतनी महंगी घड़ी दे रहा है, तुम्हें नहीं दिखता था कि वो इतने सस्ते दाम में तुम्हें घड़ी बेच रहा है, तो ये स्टोलन प्रॉपर्टी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर पुलिस कहेगी कि यू हैड द रीजन टू बिलीव कि जब ए तुम्हें इतनी महंगी घड़ी, इतनी एक्सपेंसिव वॉच इतने कम अमाउंट में दे रहा है, तो तुम्हारे पास ये रीजन टू बिलीव था कि ये हो सकता है स्टोलन प्रॉपर्टी हो, ठीक है। तो इस तरीके से रीजन टू बिलीव इस तरीके से काम करता है, ठीक है। जहां पर आप शक कर सकते थे और आप अपनी तरफ से विजिलेंट नहीं रहे कि ये चीज हो सकती है, तो वहां पर आपकी लायबिलिटी बनती है। नेक्स्ट है, अब देखो यहाँ पर अगर आप वॉलेंट्री की डेफिनेशन देखो तो लास्ट वर्ड्स जो है टू बी लाइकली टू कॉज इट, ठीक है। अब ये जो लाइकली टू कॉज इट है ना, इसे एक नाम दे लो, इसे कहते हैं इंटरवीनिंग कॉज। अब हम ये देखेंगे कि एक्टस रियस का इंटरवीनिंग कॉज से क्या रिलेशन है, ठीक है। अब हेडिंग डाल लो, एक्टस रियस विद रिस्पेक्ट टू एन इंटरवीनिंग कॉज। एक जजमेंट है, लैंडमार्क केस है ये, और ये लैंडमार्क क्यों है ये भी हम डिस्कस करते हैं अभी। शेरास वर्सेस डी रुडसन। ये 1895 का केस है। और प्रीलिम्स में ये केस आया कि केस दे दिया और वहां पर पूछा गया कि दिस जजमेंट इज बेस्ड ऑन, ठीक है। नीचे आपको ऑप्शंस दिए हुए थे, तो उसका आंसर क्या था, ये जजमेंट कहाँ किस पर बेस्ड है, ऑन रीजन टू बिलीव पर। और क्योंकि ये लैंडमार्क जजमेंट है तो स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए ऐसी लैंडमार्क जजमेंट्स किस चीज के साथ रिलेट करती हैं, ठीक है। अब इस केस में क्या था कि एक पुलिसमैन था जो बार में आता है, ठीक है। अब इंग्लैंड में क्या है कि वहां पर ये क्राइम है कि अगर कोई पुलिसमैन ड्यूटी पर है तो आप उसे ड्रंक नहीं कर सकते। तो अब जो बार वाला था, बार टेंडर था, उसने क्या किया कि उसने देखा कि पुलिसमैन आया है और उसने देखा कि उसकी शर्ट के कुछ बटन्स जो हैं वो खुले हुए हैं, उसकी कैप उतरी हुई है। उसे देखकर लग रहा था कि उसकी ड्यूटी जो है वो हो चुकी है और अब वो फ्री है, ठीक है। तो बार ओनर क्या करता है कि उसने ये सोचकर कि वो ऑफ ड्यूटी होगा, उसने उसे लिकर दी और लेटर ऑन उसे पता चला कि वो तो ड्यूटी पर था। अब उसे कोर्ट में उसने कहा कि मेरे पास रीजन टू बिलीव था, मैंने उसकी हालत, पुलिस ऑफिसर जिस तरीके से उसके पास आया था, मुझे लगा कि वो ही वॉज नॉट ऑन ड्यूटी। तो कोर्ट ने इस चीज पर अग्री किया और यहां से ये रीजन टू बिलीव का लॉ आया, ठीक है। इस केस के कुछ फैक्ट्स लिख लो क्योंकि ये लैंडमार्क है और आपके नोट्स में ये होना चाहिए। तो शेराज वर्सेस डी रुडसन 1895, और स्टार मार्क करके लिख लो, इट रिलेट्स टू रीजन टू बिलीव, इट्स द जजमेंट इज बेस्ड ऑन रीजन टू बिलीव।
फैक्ट्स क्या है? देयर वॉज अ पुलिसमैन हु केम टू अ बार इन इंग्लैंड. इट इज अ क्राइम to get the policeman drunk while he is on duty. The bar owner thought that the policeman must be off duty because the policeman was not wearing any cap and the buttons of his shirt were open, so he gave him liquor. Later on, he came to know that he was on duty and he took a plea before the court that I had a reason to believe that the police officer was not on duty. Full stop. The court agreed, and from there this law of reason to believe had started. ठीक है, तो यहाँ से reason to believe की शुरुआत होती है. अब आपको मैं कुछ illustrations दूंगी, कुछ हम डिस्कस करेंगे, कुछ आप खुद आंसर करने की कोशिश करना, और इसी तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस भी आएंगे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस हैं, इन पर इंपॉर्टेंट डालकर, और हमने अभी एक वर्ड लिखा था इंटरवीनिंग क्लॉज. ठीक है, तो हम ये उसी के रिलेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं. हेडिंग डाल लो, एक्टस रियस विद रिलेशन टू एन इंटरवीनिंग कॉज. फर्स्ट एग्जाम्पल डालो. A shot B. B got the fire shot on his chest and he started bleeding. ठीक है, अब वो जब ब्लीड करना स्टार्ट हो गया, उसका एक लंग भी जो था वो कोलैप्स हो चुका था. His lung was collapsed. So they call an ambulance. एक एम्बुलेंस बुलाई गई, और एम्बुलेंस जब रास्ते में जा रही थी तो एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो जाता है. ठीक है, द एम्बुलेंस व्हाइल टेकिंग हिम टू द हॉस्पिटल मीट्स विद एन एक्सीडेंट एंड बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट बी डाइज. अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या उठता है? ए ने बी को गोली मारी. ठीक है, बी को जो शॉट था उसकी चेस्ट में लगा, ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो गई, उसका एक लंग भी कोलैप्स कर गया, अब वो मरने जा रहा है. ठीक है, और एम्बुलेंस बुलाई जाती है. एम्बुलेंस जब उसे हॉस्पिटल में ले जा रही होती है तो एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो जाता है. ठीक है, अब इस एक्सीडेंट की वजह से बी की डेथ हो जाती है. अब क्वेश्चन क्या डिसाइड करने वाला है कि ए हु शॉट बी, क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन टू बी डिसाइडेड इज ए हु शॉट बी, कॉमा, इज ही लायबल फॉर मर्डर और फॉर एन अटेम्प्ट टू मर्डर ओनली. तो अब हमने ये डिसाइड करना है कि ए ने जब बी को, जिसने गोली मारी है, तो क्या उसने अटेम्प्ट टू मर्डर किया है या उसने मर्डर किया है. एक और एग्जांपल लिखो. ये सारी एग्जांपल्स हम एक एक करके बाद में डिस्कस करते हैं. इसी एग्जांपल का एक और वर्जन लिखो. ए शॉट बी, बी गॉट द फायर शॉट ऑन हिज आर्म. तो अब उसकी गोली आर्म पर लगी है. एम्बुलेंस वॉज कॉल्ड. व्हाइल ऑन द वे टू हॉस्पिटल एम्बुलेंस मीट्स विद एन एक्सीडेंट. ठीक है, तो अब गोली बी की बाजू में लगी है और एम्बुलेंस बुलाई गई है, और एम्बुलेंस रास्ते में जाते जाते अब एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो जाता है. अब क्वेश्चन क्या डिसाइड करना है? इज ए लायबल फॉर मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर. थर्ड एग्जाम्पल लिखो. ए शॉट बी, ही वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल एंड ही गॉट डिस्चार्ज्ड. आफ्टर 3-4 months he died because of the infection in the wound. तो उसके जख्म में इन्फेक्शन हो गई, 3-4 मंथ के बाद वो मर जाता है. ठीक है, क्वेश्चन है इज ए लायबल फॉर मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर. फोर्थ क्वेश्चन लिखो. ए शॉट बी, ही वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल,
Doctors were on strike. He was taken to dispensary where another doctor was there, but he was not as good as the doctors of the hospital. He did everything to save him, but still we died. Question: is A liable for murder or attempt to murder? अब ये क्वेश्चंस का आंसर हम डिस्कस करेंगे इन थ्योरीज पर बेस्ड, ठीक है। तो अब थ्योरीज क्या हैं? थ्योरीज हेडिंग डाल लो, थ्योरीज गिवन बाय हार्ट एंड हुनरो। और यही जो सेम थ्योरी है, ये ज्यूरिस्ट, सेम थ्योरी ही ज्यूरिस्ट, ग्लैनविले, विलियम्स ने भी दिया, ठीक है। इन्होंने, हार्ट एंड हुनरो ने एक पेपर लिखा था जिसका नाम था कॉजेशन इन लॉ। उसी में ये थ्योरी दी गई है, ठीक है। 1959 में लिखा था। और सिमिलरली ये जो है ज्यूरिस्ट ग्लैनविले विलियम्स, इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था इन अ जर्नल कॉल्ड क्रिमिनल लॉ कॉजेशन। ये इनका है, ठीक है। तो इन्होंने क्या थ्योरीज दी हैं? हेडिंग आपने डाली थी थ्योरीज गिवन बाय हार्ट एंड हुनरो, और उसके नीचे थोड़ी सी इंट्रोडक्शन में ये लिख लिया कि किस किस तरीके से ये थ्योरीज आई हैं। अब आप ये लिख लो कि इन्होंने क्या थ्योरीज दी हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देयर थ्योरीज, वेयर देयर इज मोर देन वन कॉज, देन we have to check which cause is more important. Comma, which is the major cause and what is the minor cause. Major cause is called causa causans and minimum cause or minor cause is known as causa sine qua non. So major cause is called causa causans, minimum cause or minor cause is called causa sine qua non, और इनको अंडरलाइन कर लो। This theory will be applied when there are more than one cause. So, theory of causation will be applied when there is intervening cause. Intervening cause क्या है? When there are more than one cause. So, when there are more than one cause, naturally one will be the major cause and one will be the minor cause. So now if my act is major, और ब्रैकेट में लिख लो causa causans, then I am liable even though the death has occurred because of minor act, और ब्रैकेट में लिख लो causa sine qua non, ठीक है। तो अब ये थ्योरीज क्या कहती हैं कि जहां पर एक से ज्यादा कॉज हैं, वहां पर हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सा कॉज जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा कॉज जो है वो मेजर है और कौन सा कॉज जो है वो माइनर है, ठीक है। मेजर कॉज को हम कॉजा कॉजन्स कह देते हैं और माइनर कॉज को हम कॉजा सिने qua non कहते हैं, ठीक है। अब ये जो थ्योरी ऑफ कॉजेशन है, ये कहते हैं कि ये वहां पर अप्लाई होगी जहां पर इंटरवीनिंग कॉज है, जहां पर मोर देन वन कॉज है, ठीक है।
तो अब जहां पर मोर देन वन कॉज है, इसका मतलब कि एक मेजर कॉज होगा और एक माइनर कॉज होगा, ठीक है। अगर जो मैंने एक्ट किया है वो मेजर कॉज है, मेजर कॉज बनता है डेथ का या ऑफेंस का, जो भी है, हमने अभी जो एग्जांपल्स की, तो अगर मेरा एक्ट जो है वो मेजर है और उसकी वजह से कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं तो मैं लायबल हूं, चाहे जो डेथ है वो माइनर कॉज की वजह से हुई हो, ठीक है। जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल की थी जहां पर ए ने बी को गोली मारी, ठीक है, और चेस्ट पर गोली लगी थी, ब्लीडिंग हो रही थी, उसे उसका लंग कोलैप्स हो गया था, हॉस्पिटल ले जाया गया और हॉस्पिटल ले जाते एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो गया। अब यहाँ पर मेजर कॉज क्या है? मेजर कॉज है कॉजा कॉजन्स, मेरा कॉज कि मैंने गोली मारी, ठीक है। तो इसलिए मैं मर्डर के लिए लायबल हूँ, अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए लायबल नहीं हूँ। आई एम नॉट लायबल फॉर अटेम्प्ट टू मर्डर बट लायबल फॉर मर्डर 302, ठीक है। तो मेरा, अगर मैं गोली नहीं मारता तो ऑब्वियसली एम्बुलेंस बुलाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, एम्बुलेंस नहीं आती तो एक्सीडेंट नहीं होता, ठीक है। तो इस तरीके से मेरी वजह से उसकी डेथ कॉज हुई है, मेजर कॉज मेरा था कि मैंने गोली मारी, ठीक है। तो इस फर्स्ट का आंसर ये है कि वो ए जो है वो लायबल है मर्डर के लिए। सेकंड हमने जो एग्जांपल की थी, ए शॉट बी को जो गोली थी वो उसकी आर्म में लगी और एम्बुलेंस बुलाई गई और एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर बी जो है वो एक्सीडेंट की वजह से मरा है, ठीक है। अगर बी मर जाता है तो वो एक्सीडेंट की वजह से मरा है। आर्म पर गोली लगने से ऐसा कितनी बार होता है कि कोई मर जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मेजर कॉज क्या है? एक्सीडेंट होना। यहाँ पर ए ने उसके आर्म पर गोली मारी, वहां वो नहीं चाहता था। हमने अभी जो वॉलंटरी के 3 इंग्रेडिएंट्स देखे, इंटेंशन, नॉलेज और रीजन टू बिलीव, वहां पर डिजायर नहीं थी ए की कि बी मर जाए। अगर डिजायर होती तो फिर वो उसके सीने पर मारता गोली, ठीक है, आर्म पर या लेग पर नहीं मारता, किसी वाइटल ऑर्गन पर मारता। तो यहाँ पर बी जो है उसकी डेथ हुई है बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट। मेजर कॉज इज एक्सीडेंट, सो एज लाइबिलिटी इज अटेम्प्ट टू मर्डर, तो वो 307 के अंदर ट्राई होगा, 302 के अंदर नहीं, ठीक है। इवन इफ बी की डेथ हो जाती है तभी भी ए ने सिर्फ अटेम्प्ट टू मर्डर किया था, ए ने मर्डर कॉज नहीं किया है। और अगर पाया जाता है आगे फर्दर कि जो ड्राइवर था वो एट फॉल्ट था, वो नेग्लिजेंस से गाड़ी चला रहा था, रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट था उसका, तो वो 304A के अंडर लायबल होगा, ठीक है। वो बात की बात है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में नेक्स्ट केस क्या था? ए शॉट बी, ही वॉज टेकन टू हॉस्पिटल एंड ही गॉट डिस्चार्ज आफ्टर 3-4 months ही डाइज बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन इन द वुंड। अब यहाँ पर मेजर कॉज क्या था कि ए ने बी को गोली मारी और अब वो मर इसलिए रहा है क्योंकि जो वुंड है वो ए ने उसे दिया, ठीक है। वो चाहे इन्फेक्शन से मर रहा है लेकिन वो वुंड उसके पास होता ही नहीं अगर ए ने उसे गोली नहीं मारी होती। तो यहाँ पर भी ए की लायबिलिटी है मर्डर की, ठीक है। फोर्थ है, ए शॉट बी, ही वॉज टेकन टू हॉस्पिटल, डॉक्टर स्ट्राइक पर थे और वो किसी ऐसे डॉक्टर से इलाज करवाता है जो नॉट एज गुड एज द जो अदर डॉक्टर्स थे हॉस्पिटल के, ठीक है। अब डॉक्टर ने चाहे सब कुछ किया पर बी फिर भी मर गया। अब यहाँ पर ये कहता है कि मेरी सिर्फ लायबिलिटी है अटेम्प्ट टू मर्डर की, मर्डर की नहीं है, क्योंकि मेरी फॉल्ट सिर्फ इतनी थी कि डॉक्टर्स जो थे वो स्ट्राइक पर नहीं थे। अब यहाँ पर अगर एक बेटर डॉक्टर होता, वो कहता है कि बी जो है वो सर्वाइव कर जाता। पर ये जो अगर हम बेनिफिट अगर हम हर क्रिमिनल को देने लग जाएं कि अगर एक बेटर डॉक्टर होता तो जो विक्टिम है वो बच जाता, इस तरीके से तो हर एक जो क्रिमिनल है वो ये एक्सक्यूज लेने लग जाएगा, ठीक है। तो अगर हम सेक्शन 299 आईपीसी की एक्सप्लेनेशन 2 भी देखें तो उसमें भी अगर हम देखें कि अगर उस बी को स्किलफुल ट्रीटमेंट दे देते तो वो बच सकता था, नॉट विथस्टैंडिंग द फैक्ट कि तब भी ये डीम किया जाएगा कि मर्डर जो है वो ए ने ही किया है। चाहे उसे बेटर ट्रीटमेंट भी मिल जाती और बेटर ट्रीटमेंट के बाद वो मरता, तब भी हम यही मानते कि ए ही लायबल है, क्योंकि वो हॉस्पिटल क्यों पहुंचा? ए की वजह से। अगर ए उसे गोली नहीं मारता तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती कि उसे डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़े, चाहे वो अच्छा डॉक्टर हो चाहे वो कम अच्छा डॉक्टर हो, कम स्किलफुल डॉक्टर हो, ठीक है। तो इसलिए अब क्योंकि हर एक एक्यूज्ड ये बेनिफिट ना मांगने लग जाए कि क्योंकि डॉक्टर्स के स्किल इतने अच्छे नहीं थे इसलिए मेरी लायबिलिटी नहीं बनती, तो हम उसे ये बेनिफिट देंगे ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए थ्योरी ऑफ कॉजेशन जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। जहां पर भी इंटरवीनिंग
कॉज आ जाएगा वहां पर, ये जो थ्योरी है कॉजेशन की वो ऑटोमेटिकली अप्लाई कर जाएगी। एक और थ्योरी है, कि हमने जितने भी आंसर्स एक्सप्लेन किए आप साथ साथ अपने नोट्स में लिखते जाओ और रीजंस भी लिखते जाओ कि क्यों ए की लायबिलिटी है और क्यों नहीं है और कितनी लायबिलिटी है, ठीक है। अब एक और थ्योरी है, हेडिंग डाल लो, थ्योरी ऑफ रिमोटनेस। इसमें एक एग्जांपल लिखो, A runs behind B by carrying a sword, तलवार लेके उसके पीछे भाग रहा है B के पीछे, by carrying a sword with an intention to kill him। अब वो भाग रहा है, फिर रास्ते में थंडरस्टॉर्म हो रहा था, थंडर स्ट्राइक सडनली एंड B dies because of the thunder strike। By theory of intervening cause, अगर हम थ्योरी ऑफ इंटरवीनिंग कॉज लगाएं, अब देखो हमने थ्योरी ऑफ इंटरवीनिंग कॉज अभी पूरी डिस्कस कर ली है, उसको इसके साथ लेकर चलना, ठीक है। थ्योरी ऑफ इंटरवीनिंग कॉज क्या कहती थी कि ए ने अपना एक्ट ना किया होता तो आगे के एक्ट्स नहीं होते, आगे के कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते। अब यहाँ पर अगर हम थ्योरी ऑफ इंटरवीनिंग कॉज लगाएं तो ए बी के पीछे ना भाग रहा होता तो बी थंडरस्टॉर्म से ना मरता, ठीक है। इंटरवीनिंग कॉज की थ्योरी ये कहती है। बट अगर हम सेक्शन 299 में जाएं तो क्या ए ने डेथ कॉज की है? नहीं, क्योंकि डेथ तो ए पीछे ही भाग रहा था बी के, डेथ इसी वजह से तो नहीं होगी कि ए बी के पीछे भाग रहा है, डेथ तो थंडरस्टॉर्म की वजह से हुई है, थंडर स्ट्राइक की वजह से हुई है। अब ऐसे कितने क्वेश्चन, अब ए की लायबिलिटी हमें देखने के लिए हम ये देखेंगे कि ऐसे कितने केसेस में होता है कि कोई किसी के पीछे भागे और डेथ जो है वो थंडर स्ट्राइक की वजह से कॉज हो जाए, ठीक है। ये तो बहुत 1 in a million केसेस में ऐसा होता है, बहुत रेयर केसेस में, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या आ जाती है? रिमोटनेस, ठीक है। अब ये जो ए का एक्ट था जिस वजह से बी की डेथ हुई, ये बहुत एक रिमोट कॉज था, ठीक है। इसमें आप एक पॉइंट लिख लो, द मोर द रिमोटनेस इज the lesser the liability will be। अब यहाँ पर कितने ऐसे केसेस में होता है कि किसी की डेथ जो है वो थंडर स्ट्राइक की वजह से हो जाए, बहुत कम केसेस में होता है, ठीक है। तो जितनी ज्यादा रिमोटनेस होगी उतनी ही कम हमारी लायबिलिटी होगी। सो वेयर द इंटरवीनिंग कॉज इज वेरी रिमोट, देन वी वोंट अप्लाई द थ्योरी ऑफ इंटरवीनिंग कॉज। तो जहां पर इंटरवीनिंग कॉज ही बहुत रिमोट है कि ए बी के पीछे भाग रहा है और इंटरवीनिंग कॉज क्या बना? थंडर स्ट्राइक, ठीक है। तो वो जो कॉज है वो ही बहुत रिमोट है, तो वहां पर थ्योरी ऑफ रिमोटनेस हम लगाएंगे। और जहां पर इंटरवीनिंग कॉज के होने के चांसेस ही बहुत कम है कि थंडर स्ट्राइक की वजह से बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि डेथ होती है, तो हम इंटरवीनिंग कॉज वहां पर लगाएंगे ही नहीं। तो यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि जहां पर ये वर्ड्स हैं टू बी लाइकली टू कॉज इट, और वहां पर हम इसे रिलेट करेंगे इंटरवीनिंग कॉज से, तो हम इस तरीके से रिलेट करेंगे, ठीक है, जो हमने अभी एग्जांपल्स की। तो जहां पर 1 in a million कोई ऐसा इवेंट हो जाता है जिससे कि कोई ऑफेंस हो जाए, तो वहां पर हम उसे एज अ स्टेटस ऑफ ऑफेंस का स्टेटस हम उसे नहीं देंगे, ठीक है। सो इसमें आप इसके क्रक्स में आप लिख सकते हो, एक तो ये लाइन लिख लो, वेयर द इंटरवीनिंग कॉज इज वेरी रिमोट then we won't apply the theory of intervening cause। जहां पर इंटरवीनिंग कॉज ही बहुत रिमोट होगा वहां पर हम ये थ्योरी लगाएंगे ही नहीं, ठीक है। सो इफ once a million such event happens, we can't give it a status of an offense। अब एक और चीज डिस्कस करने वाली है, हेडिंग डाल लो, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डिनरी हैजर्ड।
इसे भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। हेडिंग डाल लो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डिनरी हैजर्ड और एग्जाम्पल लिखो इसकी भी। ए शॉर्ट बी गॉट एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल। In that hospital, there's a contagious disease because of which people are dying. But that disease is more likely to spread in persons of very old age or very weak. Full stop. B is admitted in a general ward, comma. In that general ward, nobody catches that disease, but B catches that disease because he had weak immune system. अब अगर हमने अब तक दो थ्योरीज जो पढ़ी, थ्योरी ऑफ इंटरवीनिंग कॉज और थ्योरी ऑफ रिमोटनेस, ठीक है, उसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ए ने बी को गोली मारी, बी हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, ठीक है। अब हॉस्पिटल में एक कंटेजियस डिजीज फैल रखी थी जो किसे अफेक्ट करती थी, जो या तो जो लोग बहुत ओल्ड थे या फिर जिनका वीक इम्यून सिस्टम था। अब बी जो है उसे जनरल वार्ड में एडमिट कर दिया गया। जनरल वार्ड में किसी और को वो डिजीज नहीं हुई, सिर्फ बी को वो डिजीज हो गई और बी जो है वो मर गया। अब हम ये देखेंगे कि बी की डेथ जो है क्या वो उस डिजीज की वजह से हुई या क्या वो ए की वजह से हुई। तो यहाँ पर अगर देखो, अगर हम कॉजा कॉजन्स देखें तो मेजर एक्ट क्या था कि ए ने बी को गोली मारी, ठीक है। इसके एक्सप्लेनेशन में लिखो कॉजा कॉजन क्या है, मेजर कॉज। मेजर कॉज क्या है, ए शॉट बी। ए बी को गोली ना मारता, बी हॉस्पिटल में ना पहुंचता, ना उसे वो बीमारी होती, ना वो मरता, ठीक है। तो अगर एक हैजर्ड हुआ है जो जिसने बी को अफेक्ट किया है और बी जो है वो वीक इसलिए हुआ क्योंकि ए ने उसे मारा था, ठीक है। बी वैसे तंदुरुस्त था, बी की एज भी उतनी नहीं थी, बी को नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में वो डिजीज नहीं होती अगर वो उस हालात में वहां पर ना पहुंचा होता तो, ठीक है। तो बी ए ने जब बी को मारा, बी इतना वीक हो गया, उसका इम्यून सिस्टम वीक हो गया कि उसे वो डिजीज जो है वो लग गई और बी की उस वजह से डेथ हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पर मेजर कॉज क्या था कि ए ने बी को मारा, पहली शुरुआत यहाँ से हुई कि ए ने बी को मारा, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन में आप थोड़ा सा लिख लो। सो इफ एनी हैजर्ड इज देयर, सबसे पहले तो आप ये लिखोगे एग्जाम्पल लिख के कि कॉजा कॉजन्स क्या है, मेजर कॉज ए शॉर्ट बी। इसके बाद सो इफ एनी हैजर्ड इज देयर which has affected B because he got weak because of A's act, then A is liable for that hazard and his death. तो अभी A यहां पर किस चीज के लिए लायबल है, मर्डर के लिए, ठीक है। अब इसी एग्जाम्पल में अगर हम देखें, अगर वो जो कंटेजियस डिजीज थी वो हर किसी को अफेक्ट कर रही थी जो भी जनरल वार्ड में थे और बी भी अफेक्ट हो गया, ठीक है, उस चीज से, तो अब ऐसा जरूरी नहीं है कि बी जो है वो इसलिए वीक हुआ क्योंकि ए ने उसे मारा था, ठीक है। अब बी ने हो सकता है वो बीमारी इसलिए पकड़ ली हो क्योंकि बाकियों को भी वो बीमारी हो रही थी। अब यहाँ पर ए की जो लायबिलिटी है वो मर्डर की नहीं रह जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर थ्योरी क्या आएगी, ऑर्डिनरी हैजर्ड की। जो फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने देखा वहां पर ऑर्डिनरी हैजर्ड नहीं हुआ था, वहां पर हर किसी को वो बीमारी नहीं हो रही थी, बी को इसलिए हुई क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम वीक हुआ ए के मारने की वजह से, ठीक है। यहाँ पर बी को वो बीमारी हो रही है क्योंकि वो सबको ही हो रही है, ठीक है, तो ये ऑर्डिनरी हैजर्ड है। तो इन दिस केस द थ्योरी ऑफ बाय द थ्योरी ऑफ ऑर्डिनरी हैजर्ड, ए कांट बी हेल्ड लायबल as everyone is getting affected by that disease. So अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि A ने अगर B को गोली नहीं मारी होती
तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते? ए ने बी को वो गोली नहीं मारी होती तो भी बी अगर हॉस्पिटल में आता तो सबको ही वो बीमारी हो रही थी तो बी को भी वो बीमारी होती, ठीक है, और बी की अगर डेथ कॉज होती है तो उसमें ए की कोई गलती नहीं है, ठीक है। अब जो भी आपको प्रोपोजिशन वाले क्वेश्चंस आएंगे उनको अटेम्प्ट कैसे करना है, सबसे पहले तो अपने फैक्ट्स पढ़ो अच्छे से, उसके बाद आप देखो कि क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी गई हैं, क्या क्या एक्ट्स हैं। हमने एक एग्जांपल की थी कि जिसमें एक एक एक्ट जो था वो देखा जा रहा था कि जो हमने आई थिंक 1 या 2 लेक्चर्स पहले की थी, उसमें ए रात को बी के घर में घुसता है, ठीक है, और पहले उसका हाउस ब्रेकिंग करता है, फिर उसके सर्वेंट को भी ग्रीवियसली हर्ट करता है, उसकी वाइफ को मॉलेस्ट करता है, ठीक है, वो सारी हमने जो एग्जांपल देखी थी। अब उसमें एक एक एक्ट बन रहा था तो उस तरीके से एक एक एक्ट को देखने के बाद फिर आपने फ्रेम करने हैं चार्जेस कि किस किस चार्जेस में ए की लायबिलिटी बनती है, ठीक है, जिस तरीके से जजेस जो है वो चार्जेस फ्रेम करते हैं। वो चार्जेस फ्रेम करने के बाद आपने एक एक चार्ज को डिस्कस करना है कि किस तरीके से ए इस चीज में लायबल है, उसकी लायबिलिटी बनती है या नहीं बनती। मैंने आपको उसी एग्जांपल में ये भी बताया था कि अगर सपोज ए बी के घर में बी की परमिशन से घुसा होता, ठीक है, बी का नोन होता वो, और वो घर तोड़ के ना घुसा होता तो हाउस ट्रेसपास का उस पर से वैसे ही वो जो चार्ज था वो हट जाना था, ठीक है। इस तरीके से हमने एक एक चार्ज को देखना है, एक एक चार्ज को डिस्कस करना है कि वो चार्ज किन सिचुएशंस में होगा और किन सर्कमस्टांसेस में वो चार्ज नहीं होगा, ठीक है। तो एक एक चार्ज डिस्कस करने के बाद फिर हमने जो थ्योरीज पढ़ी उन थ्योरीज को अप्लाई करते हुए आपने देखना है कि कॉजा कॉजेस बनता था या नहीं बनता था। इस तरीके से आप अपना आंसर डिस्कस करोगे, फ्रेम करोगे, ठीक है। अब हम एक हमने जो थ्योरी ऑफ रिमोटनेस की थी ना उसमें आप एक पॉइंट डालकर लिख लो, या इन थ्योरीज जो भी हमने ये सारी थ्योरीज की हैं इनके क्रक्स में आप लिख सकते हो एक लाइन, मोर रिमोट द रिजल्ट फ्रॉम माई एक्ट लेस माई लायबिलिटी। तो जितना मेरे एक्ट की वजह से रिमोट होगा रिजल्ट उतनी ही कम मेरी लायबिलिटी होगी, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग बनाओ। अब ये जो एक्टस रियस है ये हमने डिस्कस कर लिया कैसे इंटरवीनिंग कॉज से रिलेट करता है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि एक्टस रियस जो है वो कैसे रिलेट करता है टाइम से, प्लेस से, फैक्ट से और पर्सन से, ठीक है। हेडिंग बनाओ, एक्टस रियस may relate to time, place, fact, person। फर्स्ट सब हेडिंग बनाओ इसकी, एक्टस रियस विद रिलेशन टू टाइम। एक्टस रियस टाइम के साथ हम कैसे रिलेट करके देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो सेक्शन 392 अगर हम आईपीसी का देखें तो अगर आप रॉबरी करते हो हाईवे पे और वो रॉबरी आप सनसेट और सनराइज के बीच बीच में करते हो, ठीक है, तो पनिशमेंट आपकी जो है वो ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जब भी कोई आप ऐसा एक्ट करते हो जो टाइम के अकॉर्डिंगली ऑफेंस बनता है तो उसकी सजा भी ज्यादा हो जाती है। इसीलिए जो एक्टस रियस है वो रिलेशन टू टाइम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम ये देखेंगे कि ऑफेंस जो है वो किस टाइम पर किया गया। तो रात थी, आपने रात का फायदा उठाया, ठीक है, आपकी इंटेंशन और भी ग्रेव हो जाती है तो इसलिए आपकी पनिशमेंट भी ज्यादा हो जाएगी। इस तरीके से एक्टस रियस विद रिलेशन टू टाइम काम करता है। नेक्स्ट हम अगर नेक्स्ट सब हेडिंग डालो, एक्टस रियस विद रिलेशन टू फैक्ट। तो एक्टस रियस विद रिलेशन टू फैक्ट कैसे काम करेगा? अब जैसे देखो ए है वो बी से शादी करना चाहता है, ठीक है, ए वांट्स टू मैरी बी, लेकिन ए की ऑलरेडी वाइफ है सी, ठीक है, और सी जिंदा है। अब देखो फैक्ट क्या है कि ए अगर बी के साथ शादी करेगा तो वो बाइगमी हो जाएगी सी के जिंदा रहते, लेकिन अगर ए बी से शादी करता है सपोज 10 बजे, ठीक है, 10 o'clock, और 9:55 पर सी की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो ये बाइगमी नहीं होगी,
तो फैक्ट क्या, फैक्ट चेंज हो गए। अगर ए ने बी से शादी की पूरे 10 बजे और सी की डेथ हो गई 9:55 पर, तो ये बाइगमी नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि सी 10 बजे तक डेड थी। लेकिन अगर ए बी से शादी करता है 10 बजे और सी की डेथ होती है 10:05 पर, तो ए जो है वो बाइगमी के लिए लायबल होगा, ठीक है, क्योंकि उसकी शादी के टाइम पर सी जो थी वो जिंदा थी। तो इस तरीके से फैक्ट्स जो हैं वो बदलते रहते हैं और एक्टस रियस भी फैक्ट्स के हिसाब से चेंज होता रहता है, ठीक है। इसी को अगर हम देखें एक्ट इस नेक्स्ट हेडिंग डालो, एक्टस रियस विद रिलेशन टू प्लेस। इसके एग्जाम्पल हम ऐसे देख सकते हैं। देखो, अगर ऑफेंस हम स्मोकिंग अगर पब्लिक प्लेस में करते हैं तो वो ऑफेंस है, और अगर वही स्मोकिंग घर पे बैठ के कर रहे हैं तो वो कोई ऑफेंस नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से एक्टस रियस विद रिलेशन टू प्लेस भी चेंज होता रहता है और हमारी लायबिलिटी भी उस हिसाब से बदलती जाएगी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हेडिंग डालो, सब हेडिंग एक्टस रियस विद रिलेशन टू पर्सन। इसमें हम 497 अडल्ट्री की एग्जाम्पल लेते हैं। अडल्ट्री अब तो सुप्रीम कोर्ट ने रिपील कर दिया है, ठीक है, अब ये कोई ऑफेंस नहीं रह गया। लेकिन अगर हम प्रीवियस लॉ की तरफ देखते हुए देखें तो अडल्ट्री के एग्जाम्पल हम कैसे ले सकते हैं कि एक मैन है, वो लायबल है अडल्ट्री के लिए, जबकि एक वुमेन जो है वो लायबल नहीं है, ठीक है। अब ये हो सकता है कि वुमेन जो है वुमेन ने ही उसे इंटाइस किया हो, ठीक है, बट सिर्फ मैन की लायबिलिटी बनेगी कि मैन ने अडल्ट्री की है, चाहे गलती वुमेन की ही हो, ठीक है। तो इसलिए एक्टस रियस विद रिलेशन टू पर्सन भी चेंज हो जाता है। अब यही हो सकता है कि अगर एक मैन एक मैरिड वुमेन के साथ फिजिकल रिलेशंस रखता है तो वो अडल्ट्री हो जाएगी, ठीक है। और यही ऑफेंस नहीं होगा अगर वो एक नॉर्मल ऑर्डिनरी वुमेन की कंसेंट के साथ फिजिकल रिलेशंस रखता है, ठीक है। तो इस तरीके से रिलेशन टू पर्सन भी एक्टस रियस जो है वो बदलता रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्या ओमिशन एक्टस रियस है? इज ओमिशन एक्टस रियस? हमने जब स्टार्टिंग के लेक्चर्स किए थे तो वहां पर हमने ये भी डिस्कस किया था कि एक्ट में ओमिशन भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ओमिशन भी एक्टस रियस है। लेकिन हमने एक और एग्जांपल की थी कि जहां पर एक हंग्री लेडी है, वो बैक कर रही है, पैसे मांग रही है और आप उसे पैसे नहीं देते, आपने उसे पैसे देना ओमिट कर दिया, ठीक है, वो हंगर से मर जाती है। अब क्या ये ऑफेंस है या नहीं है, ठीक है, हमने वो भी डिस्कस किया था कि नहीं, ये ऑफेंस नहीं है, क्योंकि आईपीसी में कहीं भी इसकी कोई सजा नहीं दी गई कि अगर आप किसी भूखे इंसान को खाना नहीं देते तो वो ऑफेंस हो जाएगा। कुछ सर्कमस्टांसेस हैं, हम देखेंगे कि कहां पर होगा, जहां पर आपकी ड्यूटी बनती थी खाना देने की, आपने नहीं दी, वहां पर ऑफेंस होगा। लेकिन अगर आपकी ऐसे रास्ते में चलते हुए कोई ऐसे खाना मांग रहा है, आप नहीं देते, तो उसके लिए कोई ऑफेंस नहीं है। अब देखो, ओमिशन जो है, हमने जब एक्ट की डेफिनेशन की थी, हमने जब एक्ट डिस्कस किया था, डेफिनेशन तो खैर अभी नहीं की, जब हमने एक्ट डिस्कस किया था तो हमने क्या चीज देखी थी कि एक्ट जो है वो कंसिडर करेंगे जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो, ठीक है। इसी तरीके से एक्ट के साथ जब हम ओमिशन को रिलेट करते हैं तो हम ओमिशन वो वाली लेंगे जो इलीगल हो, ठीक है। सारी ओमिशंस जो हैं वो इलीगल नहीं होंगी। ओमिशन और इलीगल ओमिशन दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो इसमें आप लिख सकते हो, ओमिशन इज डिफरेंट फ्रॉम इलीगल ओमिशन। All omissions are not in the purview of IPC. It is only those omissions which are forbidden by IPC are called illegal omissions. तो जहां पर हमारी IPC ने आपको कह दिया है कि ये चीज आपने करनी ही है, अगर आप वो चीज नहीं करते हो तो वो बन जाएगी इलीगल ओमिशन, ठीक है, और उसके लिए आप फिर पनिशेबल हो, लायबल हो, जो भी प्रोविजन में दिया गया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठा था कि क्या एक्टस रियस इंक्लूड करता है इलीगल ओमिशन को? तो इसके लिए आप सेक्शन 32 खोलो।
सेक्शन 32 क्या कहता है? वर्ड्स रेफरिंग टू एक्ट्स इंक्लूड इलीगल ओमिशंस। तो यहाँ पर इसने क्लियर कर दिया कि जो भी जहां पर भी एक्ट्स वर्ड दिया गया है वो इंक्लूड करेगा इलीगल ओमिशंस को, ठीक है। इन एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड एक्सेप्ट वेयर अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स, वेयर अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन को अंडरलाइन कीजिए, फ्रॉम द कंटेक्स्ट वर्ड्स विच रेफर टू एक्ट्स डन एक्सटेंड ऑल्सो टू इलीगल ओमिशंस। तो अनलेस कोई कॉन्ट्ररी इंटेंशन हमें दिख रही हो किसी प्रोविजन से, उसके अलावा जितने भी एक्ट्स होंगे जहां जहां पर भी इस कोड में एक्ट वर्ड दिया गया होगा उस एक्ट में इलीगल ओमिशन भी इंक्लूडेड होगी, ठीक है। इसका मतलब यही है। सो हम ये कह सकते हैं कि एक्ट एसटीएस इंक्लूड्स इलीगल ओमिशंस इन आईपीसी। तो जहां पर मेरी ड्यूटी बनती थी कि मैं आपको खाना दूं और मेडिसिन दूं, जैसे कि एक नर्स की ड्यूटी बनती है कि वो खाना दे, मेडिसिन दे, ठीक है। तो अगर वो नहीं देती है तो उसने इलीगल ओमिशन की है और फिर वो लायबल होगी। इसी तरीके से अगर जेल सुपरिटेंडेंट है, किसी जेल में किसी प्रिजनर को कैद कर रखा हुआ है और उसे जानबूझकर खाना नहीं दिया जा रहा और वो उस वजह से वो हंगर की वजह से मर जाता है, तो यहाँ पर भी इलीगल ओमिशन होगी और जो भी जेल अथॉरिटीज होंगी वो उस चीज के लिए लायबल होंगी, ठीक है। तो ओमिशंस में हमें ये चीज देखनी है कि कहाँ पर आपकी लीगल ड्यूटी बनती थी। जहां पर आपकी लीगल ड्यूटी नहीं बनती थी वो ओमिशंस जो है वो आपको लायबल नहीं बनाएंगी, पर जहां पर आपकी लीगल ड्यूटी बनती थी और आपने वो लीगल ड्यूटी पूरी करना ओमिट कर दिया तो आपने इलीगल ओमिशन की है और आप लायबल हो, ठीक है। अब एक्ट और ओमिशन दोनों साथ में भी हो सकते हैं। जैसे हमने अभी जेलर वाली एग्जांपल की, एक जेलर है वो कैदी को मार भी रहा है और उसे खाना भी नहीं दे रहा, ठीक है। तो उसने एक्ट भी किया कि कैदी को मार रहा है और ओमिशन भी की, इलीगल ओमिशन की कि उसे खाना भी नहीं दिया। तो इस तरीके से एक्ट और ओमिशन जो है वो साथ में भी हो सकती हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या सीरीज ऑफ एक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो वर्ड इन्होंने यूज किया है एन एक्ट, ठीक है। तो क्या एन एक्ट मतलब सिर्फ एक एक्ट होगा, क्या वो सीरीज ऑफ एक्ट इंक्लूड करेगा? तो हाँ, वो सीरीज ऑफ एक्ट भी इंक्लूड कर सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे हम क्रुएलिटी की बात करते हैं, अगर डाउरी डेथ के केस में अगर हम क्रुएलिटी देखें तो क्रुएलिटी फर्स्ट डे ऑफ मैरिज से ही हो रही थी, ठीक है। जो वुमेन थी, मैरिड लेडी थी, उसको फर्स्ट डे से ही बोला जा रहा था कि तुम दहेज कम लेकर आई हो, तुम डाउरी लेकर आओ, तुम्हारे तो माँ बाप ने तुम्हें कुछ देकर नहीं भेजा, इस तरीके की बातें उसे सुनने को मिल रही थी। और लास्ट डे पर कुछ नहीं हुआ, लास्ट डे पर वो जो लड़की थी वो खुश थी और जब वो मरती है, ठीक है, और उसके जो इन लॉज थे उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा, ठीक है, लेकिन लास्ट डे पर वो मर जाती है। तो हम ये नहीं देखेंगे कि लास्ट डे पर क्या हुआ, हम ये देखेंगे कि सीरीज ऑफ एक्ट में क्या हो रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक्ट में सीरीज ऑफ एक्ट भी इंक्लूड करते हैं। इसके बाद हमने एक्टस रियस बहुत डिटेल में कर लिया। अब हम मेंस रिया डिस्कस करेंगे, मेंस रिया क्या है और इंटेंशन, नॉलेज, रीजन टू बिलीव में मेंस रिया कहाँ पर आता है, ठीक है, वो सारी चीजें। तो आज के लिए इतना ही। आज का लेक्चर मैंने आपको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे से अपने नोट्स बनाना। जितनी भी हमने प्रोपोजिशंस की उन प्रोपोजिशंस को खुद अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करना और उन्हीं प्रोपोजिशंस को लेकर, जैसे मैंने आपको बताया कि मेजर्स में मेंस में आपने कैसे अपने आंसर्स जो हैं वो लिखने हैं, तो उसी तरीके से आप अपने चार्जेस फ्रेम करके आंसर्स लिखने की कोशिश करना और हम डिस्कस करेंगे। आप हमें अपने आंसर्स लिखकर भेज भी सकते हो, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप हमें बता सकते हो कि यहाँ पर ये डाउट था, तो वो हम क्लियर करेंगे। और अपने नोट्स अच्छे से बनाइए, आज का लेक्चर अच्छे से करना है, रिवाइज करना उसे अच्छे से। और आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की हैं, वो आगे के हम जब प्रोविजंस पढ़ेंगे वहाँ पर हर जगह पर वो काम आएंगी। तो जहाँ पर भी जो ऑफेंस हमने पढ़ना है वो सारी चीज़ें हम साथ में लेकर चलते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टाइम हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे मेंस रिया से। थैंक यू सो मच।